Hello, welcome to online platform of MKJN classes. I am धीरज सितलानी, एजुकेटर ऑफ अकाउंट्स। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है वो पढ़ते हैं अपन। अकाउंट्स क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अकाउंट को कैसे डील करना है, किस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या कौन से रूल कहाँ फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स है। वो काफ़ी सिंपल है, बहुत इजी तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट आता है इनके क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा उसके लिए। अब जैसे अगर अपन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स है क्या, ठीक है। अकाउंट्स को अगर मैं किसी लैंग्वेज का नाम देना चाहूं तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है ना। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब क्या अकाउंट्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या मतलब? बिजनेसमैन हर कोई अकाउंट्स करता है। एक छोटे से लेके बड़ा बिजनेसमैन हर कोई अकाउंट्स फॉलो करता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि पुराने समय से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं अपन। पुराने समय में आप जानते होंगे मुनीम जी होते थे, वो अकाउंट्स ही तो बनाते थे। वो क्या करते थे? अकाउंट्स का ही काम करते थे, ठीक है। तो पुराने समय से अपन अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं। और अगर अकाउंट्स की मैं बात करूं कि भाई अकाउंट्स होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल शॉपकीपर ले लो। मैं एक शॉपकीपर को लेके आपको अकाउंट्स थोड़ा सा बता देती हूँ। एक नॉर्मल शॉपकीपर क्या करेगा? सेल और परचेज करेगा, ठीक है। शॉपकीपर कर रहा है सेल करेगा, परचेज करेगा, उसके दो काम होते हैं, ठीक है। तो वो लिखता कैसे है? उसकी एक कॉपी है, उसमें वो लिख देता है कि भाई परचेज 20 फर्नीचर रुपी, ठीक है। या रुपी मेंशन कर देगा। नेक्स्ट वो लिखेगा 10 फर्नीचर और रुपी मेंशन कर देगा, ठीक है। फिर उसने 5 टेबल मंगाए तो उसकी एंट्री कर देगा। अगर मैं छोटे किराना स्टोर की भी बात करती हूं तो वो किराना स्टोर वाला भी क्या करता है? इन चीजों को समझता है, मतलब इन चीजों को नोट डाउन करता है। परचेज की एंट्री करेगा, सेल की बाय चांस वो एंट्री नहीं भी करते, लेकिन परचेज लिख कर रखते हैं, क्योंकि इन चीजों से उनको पता चलता है कि भाई समझो ये ए से लिया मैंने, ये एक आदमी था बी और ये एक आदमी था सी। 3 जनों से मैंने 3 अलग अलग प्रोडक्ट मंगाए। फर्नीचर मंगाया ए से, दूसरा 10 प्रोडक्ट का फर्नीचर मैंने बी से मंगाया, 5 आइटम जो टेबल थे वो मैंने सी से मंगाए। तो अब उसको ये सारी चीजें लिख के पता चलता है कि भाई मैंने किसको पेमेंट कर दिया और किसको पेमेंट नहीं किया। उसको ये सारी चीजें नोट करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीव होते हैं, बिल का भी ध्यान रखता है, पर वो अपनी कॉपी में भी एंट्री करता है कि इस आदमी से इतना पैसा लेना। वो लेना कब है? जैसे वो आदमी अपनी डायरी में ये भी लिख देता है कि भाई सेल किया, महेश को सेल किया, वो भी कितने? 5 टेबल, और उसका पेमेंट नहीं आया, ठीक है। तो वो सारी चीजें नोट करके लिखता है। परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा। सेल बहुत रेयर केसेस में वो नोट करते हैं, क्योंकि सेल तभी नोट की जाती है जब वो किसी से पैसे मांगता है, ठीक है। इसको अपन हटाते हैं, एक बार आगे चलते हैं। भाई थोड़ा सा डीप समझते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल शॉपकीपर हो गया। मैं शॉपकीपर की बात अभी तक कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अकाउंट्स पुराने समय से चली आ रही है, ठीक है। मुनीम जी जो होते थे वो यही सारे काम करते थे। वो ध्यान रखते थे कितना पैसा, कितना अनाज कहाँ से आया है, ठीक है। उनका काम यही था। लेकिन अकाउंट्स की अगर बात करूं मैं, तो 1949 चार्टेड अकाउंटेंट ने कुछ रूल्स सेट किए थे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। शॉपकीपर क्या करेगा? दो काम, सेल, परचेस, दो काम करेगा वो, ठीक है। आपको यह भी बताया गया था। एक शॉपकीपर दो काम करता है, सेल और परचेज का, ठीक है। अब सेल में वो क्या करेगा? एंट्री को नोट डाउन करेगा। उन एंट्री को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन्स।
आई थी समझ में? अकाउंट्स की भाषा में उन चीजों को क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन्स, या फिर आप कह सकते हो एंट्री। ठीक है, अब इस एंट्री को सबसे पहले तो वो नोट डाउन किस में करेगा? जर्नल। जर्नल क्या होता है अब आपको ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा नया वर्ड आ गया, क्योंकि 10th तक जो आप पढ़ते आते थे उसमें अकाउंट्स कहीं यूज नहीं हो रही थी, लेकिन अब अकाउंट्स थोड़ी सी आपके लिए नई है, क्योंकि बेस होता है, ये शुरुआत होती है, तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएगी, लेकिन काफी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को करते जाते हैं बाद में इंटरेस्ट खुद ही होता है कि हम क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। मतलब मेरे किसी के पढ़ाने से पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखूं कि मैं कहां तक उस क्वेश्चन को सही कर सकता हूं। ठीक है, जैसे जर्नल हो गया, जर्नल के बाद बनाया जाता है लेजर। ठीक है, लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी काम होता है फाइनल, जिसकी हर बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होती है। अब फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती है, क्या बनती है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट। इसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे, पहले तो नाम आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस। अब मैंने क्यों कहा कि ये फाइनल अकाउंट लास्ट प्रोसेस है? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कही जाती है। हर बिजनेसमैन को एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या? कि उसको प्रॉफिट हो। बिना प्रॉफिट के आप भी काम नहीं करोगे आगे, तो ये कैसे कर लेगा? ठीक है, तो P&L वो है जो आपको क्या बताएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। इसकी रिक्वायरमेंट हर बिजनेसमैन को नहीं होती। क्यों? क्योंकि लॉस कमाना उसका मोटिव नहीं होता, उसको क्या काम करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट उसका मेन मोटो होता है। ठीक है, उसके ब्याह पे वो सारी एंट्री करता है। अब जब मैं शॉपकीपर की बात कर रही हूं, तो शॉपकीपर क्या होता है? एक सिंगल पर्सन, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों कहा मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप इसको? कोई रीजन? देखो, रीजन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल अपने नाम से स्पेसिफाई, सोल मतलब सोलो, सिंगल। ठीक है, तो जब शॉपकीपर की बात करते हैं तो वो सिंगल पर्सन डील करता है। मतलब हो सकता है अब आप कहोगे शॉपकीपर में 2 जने भी होते हैं, फादर भी है, सन भी है, तो 2 जने हो गए, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे हुआ? लेकिन नहीं, फादर और सन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फादर के बाद सारा प्रोसेस सन ही संभालेगा, उसके सारे बिजनेस की जो रूल्स रेगुलेशन जो भी वो काम करते हैं वो सारा कौन देखेगा? उसका सन देखेगा। तो सिंगल ही हुआ, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है एक शॉपकीपर को। ठीक है, तो भाई पार्ट फिर दूसरा क्या? दूसरे की बात क्या करें भाई? 2 से ज्यादा जने हो जाएंगे तब उनको क्या बोलेंगे? तो ये भी जान लेते हैं, उनको कहा जाता है एसोसिएट। एसोसिएट मतलब, अब यार एसोसिएट तो नया आ गया, क्योंकि पहले ही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट यही समझ नहीं आ रहा है, अब एसोसिएट नया आ गया। पर घबराने की बात नहीं है, एसोसिएट अपन कब पढ़ेंगे? 12th में। और इसके अंदर आता क्या है? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनी। जब 2 से ज्यादा जने हो जाते हैं, 2 एंड मोर देन 2 पर्सन, तब उस चीज को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप, कंपनी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहा जाता है? एसोसिएट, जो अपन कहाँ पढ़ते हैं? 12th। तो ये तो बात का प्रोसेस है भाई, 12th में पढ़ेंगे, अभी तो 11th की बात आ गई, तो ये मैंने क्यों समझा दी? डिफरेंस शुरुआत हुई। मैंने क्या कहा? अकाउंट्स को आपको प्रॉपर समझना है कि अकाउंट्स होता क्या। मैंने डिफरेंस इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शॉपकीपर लिया तो जब 2 से ज्यादा जने हो जाते तो उनको क्या कहा जाता है। भले ही 12th में पढ़ेंगे अपन, ये सारा प्रोसेस 12th का है, पर 11th के लिए जो चीज जरूरी है वो मैंने आपको बता दी। तो शॉपकीपर को क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। और अब मैं अगर इस प्रोसेस की बात करूं, तो ये पूरा प्रोसेस कितने ईयर का होता है? 1 ईयर।
उसकी डेट भी फाइनल है भाई, क्या है, किस डेट पे स्टार्ट होता है, किस डेट पे एंड होता है, वो भी मोस्टली क्या होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आप बोलोगे भाई ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च कह दिया मैडम ने कि भाई ये डेट फाइनल है, पर कभी कभी किसी सिचुएशन में कोई कोई बिजनेसमैन क्या करता है, अपना अकाउंट 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक ही एंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से बात करूं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंड हो जाता है। अपन यूं नहीं है कि उसने 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो अपन उसके रूल्स फॉर्मेट उस तरीके से नहीं बनाएंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं बनाया जाएगा, बनाया तो जाएगा, है ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसकी डेट अपन 1 जनवरी से 31 कैलकुलेट करेंगे, वो अपने बिजनेस को उसी तरीके से कैलकुलेट करेगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो बुक्स में आएंगे, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की भी डेट आपको दिखेगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बिजनेस का अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होता है, ठीक है। पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डेट क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो 1 अप्रैल 31 मार्च पूरा अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन थोड़ा थोड़ा इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स की डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता देती हूँ, अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है। अकाउंट इज द आर्ट ऑफ, एक आर्ट है अकाउंट, क्या है अकाउंट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner. ठीक है, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money। मनी क्यों लिखा, मनी में ही होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part of financial character and interpreting result। पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब पूरी डेफिनेशन इस चार्ट पे कैसे बताऊंगी वो आप देखो। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज। अब रिकॉर्डिंग क्या, जो जर्नल का पहला प्रोसेस होता है वो रिकॉर्डिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा जर्नल का पहला प्रोसेस, रिकॉर्डिंग। क्योंकि आप इसमें चीजें रिकॉर्ड करोगे, जैसे एक नॉर्मल शॉपकीपर रिकॉर्ड करता है परचेज, सेल, वो आप एंट्री इसमें रिकॉर्ड करोगे नॉर्मल। और आपको जनरल चीजें इकोनॉमी से रिलेट करके करनी पड़ेगी, रियल लाइफ से आप जब अकाउंट्स को रिलेट करोगे तो काफी इजी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, अकाउंट्स कुछ ऐसा वाव नहीं है कि भाई अपने को नहीं आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जर्नल को अपन ने क्या नाम दे दिया, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्ड करने का काम जर्नल। जर्नल में जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाती है, जर्नल के बाद आ जाता है लेजर, जिसमें आप क्या कर देते हो, क्लासीफाई, ठीक है, आप उसमें चीजों को क्लासीफाई करते
क्लासीफाई का मतलब क्या, मैं आगे समझाऊंगी जर्नल में क्या कैसे लिखा जाता है, लेजर में कैसे लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस में क्या करा जाता है, मैं आगे समझाऊंगी। लेकिन क्लासीफाई का मतलब अभी मैं सिंपल समझा देती हूँ कि अगर आपने पूरे साल 15 एंट्री परचेज की करिए और 10 एंट्री सेल की करिए, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें अलग अलग कर दोगे, क्योंकि एंट्री एक ही दिन में तो सारी नहीं हो जाती। आप बिजनेस करोगे तो क्या एक ही दिन में सारा परचेज कर दोगे, एक ही दिन में सारा सेल कर दोगे, क्या ऐसे नहीं होता है। डेट वाइज अगर अपन देखें तो कभी कभी कैसी सिचुएशन आती है कि एक महीने में अपन ने कुछ भी परचेज नहीं किया, अपने पास स्टॉक पड़ा था, स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स पड़े होते तो अपन परचेज नहीं करते, उसका काम क्या होता है उस समय सिर्फ सेल करने का, ठीक है। तो अगर अपन ने गुड्स एक महीने में 10 गुड्स परचेज करें और दूसरे महीने में उसको सेल आउट करें, तो वो एंट्री क्या सेम कहलाएगी, क्या नहीं, डेट वाइज और मंथ वाइज एंट्री अलग अलग कहलाएगी। तो वो जैसे जैसे एंट्री होती रहती है, जैसे जैसे एंट्री का मतलब, मैंने 1 जनवरी की, सॉरी 1 अप्रैल की बात करूं तो मैंने परचेज किया, ठीक है। फिर 2 अप्रैल की बात करूं, मैंने सेल करा, कुछ आइटम सेल करे। परचेज तो मैंने कितने करे थे, 20 आइटम्स परचेज करे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 आइटम मैंने सेल करे। फिर नेक्स्ट अगर मैं कुछ डेट आगे चली जाती हूँ, 6 अप्रैल की बात करूं तो 6 अप्रैल पे मैंने क्या करा, 6 आइटम्स और परचेज करे, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा स्टॉक थोड़ा सा कम है, तो मैंने कुछ आइटम और परचेज करे। तो इस तरीके से मैं एंट्री एक के नीचे एक करूंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने परचेज परचेज की सारी एंट्री आप एक साथ लिख लो, फिर सेल की याद नहीं रहती है, इतना रिमेम्बरेंस नहीं है अपने पास कि अपन साल भर की सारी एंट्रियों को एक साथ याद करके फिर लिखें। तो जैसे जैसे आइटम्स हो सेल आउट होते हैं, परचेस होते हैं, तो उनको क्रोनोलॉजिकल डिजिट में अपन को नोट डाउन करने होते हैं। तो उसी तरीके से काम चलता है। ये डेट कौन सी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही है, एक के बाद एक चीजें होती जा रही है, हम लिखते जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जर्नल। फिर अगर मैं लेजर की बात करूं, लेजर में आप क्या करते हो, क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब, मैंने यहाँ परचेज की एंट्री कम से कम 15 बार लिख दी अपनी डायरी में, तो उसको अलग अलग करने का काम लेजर करता है। लेजर में आप परचेज का एक कॉलम बनाओगे, सेल का एक कॉलम, बैंक का एक कॉलम, कैश का एक कॉलम, ऐसे कई तरीके के लेजर के फॉर्मेट तैयार करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्लासीफाई करना। डेफिनेशन के हिसाब से क्लासीफाइंग वर्ड यूज में आ गया। एंड समराइजिंग, समराइजिंग क्या होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अपने को क्या बताता है, किसी भी चीज की समरी। समरी आपको पता है, शॉर्ट में चीजें लिखते हैं, वो आपके इंग्लिश में होती होगी समरी, किसी पोएम की समरी लिखिए, आप किसी चैप्टर की समरी लिखिए, सेम प्रोसेस यहाँ है। ट्रायल बैलेंस में हर एक चीज की समरी हो जाती है, क्योंकि जब मैं लेजर की बात कर रही हूँ, लेजर में आपने एक ही क्वेश्चन के कम से कम 15 अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो उनको एक ही कॉलम में एक साथ एक तरीके से लिखने को क्या कहा जाता है, ट्रायल बैलेंस। परचेज की 4 एंट्री हो गई, लेकिन ट्रायल बैलेंस में परचेज की 4 एंट्री नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जैसे मैं लेजर की बात कर रही हूँ, तो लेजर में यहाँ अमाउंट डाला, यहाँ अमाउंट डाला, यहाँ अमाउंट डाला, कहीं ना कहीं अपने को एक टोटल अमाउंट मिलता है। इस टोटल अमाउंट को मैं क्या करूंगी, ट्रायल बैलेंस में डालूंगी। आई चीज समझ में। फिर लास्ट प्रोसेस है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक बात और बता देती हूँ, इसमें आपको क्या पता चल जाता है कि आपके पास टोटल जो बैलेंस होता है लास्ट में वो सेम आ रहा है। दो होते हैं, डेबिट क्रेडिट। थोड़े टाइम बाद आपको डेबिट क्रेडिट भी बताऊंगी कि होता क्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो जाएगा। पर 2 कॉलम होते हैं, दोनों कॉलम की टोटल अगर मैच हो रही है तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच है। मतलब आपने कहीं भी फ्रॉड नहीं किया, कहीं कुछ आपने पैसे भूल नहीं गए हो लिखना, कहीं कुछ ऐसा अमाउंट है आपने डबल नहीं लिख दिया। कभी कभी होता है कई सारे जीरो अपने को दिखने को मिलते हैं, आप ऐसी गलतियां करोगे कॉपियों में, मैडम बोलेगी 10,000 लिखो, आप लिख दोगे 1,000। तो ये गलतियां अपने को कहां पकड़ में आ जाती है, जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस। अब मैं ट्रेडिंग की बात करूं, क्योंकि ये सबसे लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट चैप्टर होता है 11th का, फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग किससे रिलेट करता है, फैक्ट्री से, ठीक है। तो इसको तो अपन वहां पढ़ेंगे। पी एंड एल किससे रिलेट करता है, नॉर्मल, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जो आपको इनकम मिल रही है, आपने कितनी सेल करी,
कितनी परचेज करी, उन सब का कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो अपन को P&L अकाउंट से पता चलता है। क्योंकि इंसान को हमेशा किस चीज की उम्मीद करनी चाहिए, प्रॉफिट। आप बिजनेस चालू कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरे को प्रॉफिट है, हो रहा है। क्योंकि लॉस हुआ तो सामने वाले को डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो वो अपने बिजनेस को बंद कर दे, वाइंड अप कर दे, या फिर उसमें और अच्छा करने के लिए, अगर वो प्रॉफिट 1 लाख कमा रहा है तो उसकी उम्मीद क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छा लाने की। ठीक है, 1 लाख की ख्वाहिश के बाद वो क्या करेगा, 2 लाख लेकर आएगा। उम्मीदें हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी है ना। तो सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान अच्छे से अच्छा काम करके प्रॉफिट और लॉस लाता है। ठीक है, लॉस ला रहा है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। लास्ट है अपना बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट सबसे मेन होती है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होती है, बताती है अपने को असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट अपने को क्या बताती है, असेट्स और लायबिलिटी। असेट्स मतलब क्या, कि ये फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कैश, बैंक, ये आपके फर्नीचर्स मतलब सॉरी असेट्स है। ठीक है, और लायबिलिटी क्या होती है, आपको किसी को पे करना है तो वो आपके लिए लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, आपको बिल पे करना है वो आपकी लायबिलिटी, आपको बैंक का पेमेंट करना है वो आपकी लायबिलिटी, आपने लोन लिया वो आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना। आई चीज समझ में। ये पूरा प्रोसेस डेफिनेशन के अंदर हो गया। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या है, तो ये तो मनी से ही रिलेट करेंगे, लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कभी कभी ऐसे ट्रांजेक्शन भी लिख दिए जाते तो जो मनी से रिलेट नहीं करते। जैसे क्या आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हो क्या रुपी में, नहीं। कभी कभी क्वेश्चनों में बीच में वो एंट्री आ जाती है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन स्टार्ट करते ही पढ़ ली थी कि मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही अपन रिकॉर्ड करेंगे। किसकी परफॉर्मेंस के बेस पे अपन उसको मनी नहीं दे सकते। ठीक है, वो काम करेगा, उसकी सैलरी होगी, उस हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके बेस पे आप मनी नहीं निकाल सकते हो, उसका अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को अपन को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना। which are in part of financial character and interpreting result। लास्ट में अपने को क्या मिल जाता है, रिजल्ट। एक ओनर मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा, रिजल्ट के बेस पे डिसीजन लेगा कि उसको फ्यूचर में करना क्या है, कहाँ क्या चीजें सुधार करनी है, किस चीजों को बढ़ाना है। उसको पता चलेगा मेरी कंपनी में स्टॉक कितना है, मेरे बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा है, उसको ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी, बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट से उसको पता चलेगा कि मेरे को बिजनेस में कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी मुझे पे करनी है, वो सारी चीजें अपने को कहां से पता चलेगी, बैलेंस शीट। एक ओनर के लिए ये सारी चीजें, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अकाउंट्स की ये सारी बातें हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको समझा देते, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। क्रेडिट मीन्स उधार। भाई उधार क्या है, अब 2 वर्ड लिखती हूं जिसमें से एक आपको सेम इसके जैसा लगेगा, क्रेडिटर्स, डेप्टर्स। ठीक है, क्रेडिट और क्रेडिटर्स एक जैसा दिख रहा है पर एक जैसा है नहीं। बच्चे इन दोनों वर्ड्स में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, बात तो एक ही है, पर नहीं। क्रेडिट मीन्स उधार। ये क्रेडिट वर्ड इन दोनों वर्ड के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग क्या होता है, उधार। क्योंकि ये टॉपिक है, आपको थोड़ा सा हिंदी में समझना पड़ेगा। अगर आप वर्ड के ऊपर जाओगे तो अकाउंट्स में इन चीजों के रिलेटेड कंफ्यूजन आपको होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट तक क्रेडिटर्स डेप्टर्स, क्रेडिटर्स डेप्टर्स, ये लास्ट तक चलता है। तो बेस है कि इसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको पैसा हमको देना है, ये लाइबिलिटी अपनी। मतलब
ठीक है, वो लोग जिनको पैसा देना है वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर। डेब्टर्स वो लोग जिनसे पैसा लेना है। ये दो वर्ड को आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में समझने की कोशिश करी तो ये हमेशा आपके लिए कंफ्यूजिंग क्रिएट करते ही रहेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स वो लोग जिनको पैसा देना है, डेब्टर्स वो लोग जिनसे पैसा लेना। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो ये डेब्टर्स मेनली क्या हो जाएंगे, असेट्स। आई थी समझ में। और अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, लाइबिलिटीज। दोनों में डिफरेंस आ गया आपको समझ में। लाइबिलिटीज और असेट्स, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसा देना होता है, क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो तो आप कभी कोई प्रोडक्ट उधार में भी खरीदते हो। हर एक चीज के आप कैश एट अ मोमेंट उसको दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं। बिजनेसमैन का कुछ पोर्शन उधार पे ही चलता है। उधार मतलब क्रेडिट। अब क्रेडिट वर्ड हम कभी डेब्टर्स के साथ भी यूज हो जाता है, कभी क्रेडिटर्स के साथ भी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एक, मोहन परचेस्ड गुड्स मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब ये एंट्री में जब तक आपको कैश वर्ड लिख के नहीं आए, ये ट्रांजेक्शन की लाइन है, या आपके अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन की लाइन है। जब तक कैश वर्ड नहीं लिख कर आया तब तक अपन ट्रांजेक्शन में ये नहीं मान सकते कि वो कैश में हुआ है। मोहन परचेज, मोहन ने गुड्स परचेज करे, वो भी किससे, सोहन से। तो आप इस ट्रांजेक्शन को क्या मानोगे, क्रेडिटर्स की डेब्टर्स। भाई मैंने गुड्स परचेज करे, मोहन मानती हूँ कि मैं, क्योंकि रिलेट अपने आप से और रियल लाइफ से करोगे तो अकाउंट्स इजी रह जाती है। मोहन मैं मानती हूँ कि मैंने गुड्स परचेज किससे करे, सोहन से, मतलब मुझे उसको पैसे देने। ठीक है, तो मेरे लिए उधार का काम तो हो गया, ये उधार ही है, तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। आई चीज समझ में, ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि मुझे पेमेंट करना है उसको। मैं अपने क्रेडिटर सेक्शन में लिखूंगी कि भाई मोहन से परचेज किया गुड्स, वो भी कितने रुपए का, 5000 का, तो 5000 मुझे उसको पे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं कि सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब यहां भी सेम प्रोसेस है, कैश वर्ड का यूज नहीं किया जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको क्या मानना है, उधार। जब तक कैश वर्ड का यूज नहीं हो, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें कैश वर्ड का यूज नहीं हो रहा, तो आपको इसको क्या मानना है, उधार। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब गुड्स सोल्ड किया मैंने सोहन को, मैं मानती हूं कि ये ट्रांजेक्शन की लाइन मेरी है, मैंने गुड्स सोल्ड किया सोहन को, तो वो क्या कहलाएगा, मेरे लिए डेब्टर्स। क्यों, क्योंकि ये तो पैसा मुझे देगा ना, मेरे को इससे पैसा लेना है। ये ट्रांजेक्शन में मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, इसमें मुझे पैसा देना है, इसमें पैसा लेना है, तो ये जो सोहन है वो मेरे लिए यहाँ क्या हो जाएगा, डेब्टर्स, और यहाँ मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। दोनों ट्रांजेक्शन की लाइन में डिफरेंस है, एक में आपने परचेज किया, एक में सेल किया। ठीक है, ये टॉपिक दोनों समझ में आ गया, क्योंकि अकाउंट्स का ये टॉपिक काफी कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो ये काफी इजी है। और मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, हिंदी में आप इस नाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आपको हिंदी में समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि पहले चैप्टर की बात करूँ जर्नल, तो वो जर्नल भी आपको क्वेश्चन, जो ट्रांजेक्शन की लाइन आपको दे रखी है वो आपको हिंदी में समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर उसको इंग्लिश में रीड करोगे तो समझ नहीं आएगा, उसको हिंदी में समझना पड़ेगा कि भाई मुझे मिला क्या, मैंने दिया किसको। आई चीज समझ में। सो थैंक यू।